अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम नावल स्टार्ट करने वाले हैं, मैं तेरी आदत का मारा। ये बहुत ही ज़बरदस्त नावल है। तुमने मेरे झुमके देखे हैं क्या, मिल नहीं रहे? आयशा कमरे में दाखिल होती अपनी धुन में बोली थी। जब नज़र सामने पड़ी तो पलटना ही भूल गई। वो मुंह खोले आईने के सामने खड़े आरजू को देख रही थी। ये तुमने किस तरह की ड्रेसिंग की है आरजू? अपना झुमका भूले आयशा उसके करीब जाते बचपन से उसे देखते बोली तो आंखों पर मुस्कारा लगाती आरजू ने फाइनल टच देते खुद को आईने में देखा। क्यों, क्या हुआ? इतनी हसीन तो लग रही हूँ मैं, आरजू कंधे अचकाते बोली तो आयशा ने उसे शौक की नज़रों से देखा था। ऐसे मत देखो, क्या अब मैं अपनी मर्जी से कपड़े भी नहीं पहन सकती? आरजू बेजारी से बोली तो आयशा ने नफ़ी में सर हिलाया। तुम दोनों जल्दी तैयार हो जाओ, बैठ सब वेट कर रहे हैं। लीज़े जालत में कमरे में दाखिल होते बोलते बोलते ठहर गई। आरजू, ये क्या पहन रखा है तुमने? लीज़े आंखें फाड़े उसे देखने लगी। आयशा ने भी लीज़े को देखते कंधे अचकाए। क्या हो गया, साड़ी तो पहनी है, इसमें इतनी बार पूछने वाली क्या बात है लीज़े भाभी? आरजू ने न समझी और बेजारियत से घूमकर अपना जायजा लिया था। साड़ी में उसका नाजुक सरापा वाज़ेह हो रहा था। हाफ स्लीव ब्लैक साड़ी में वो क्या ढहा रही थी। तुम्हारी उम्र नहीं अभी ये सब पहनने की, और सबसे बड़ी बात तुम जानती हो मैं सब ऐसे क्यों बोल रहे हैं? लीज़े ने उसे आंखें दिखाते बहुत कुछ पावर करवाना चाहा, जिस पर वो नखुसत से सर चट गई। लीज़े यार प्लीज, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, अब चलो, लेट नहीं हो रही अब क्या? आरजू मुंह बनाते बोली। लीज़े और आयशा की खुद पर जमी नजरों को झटकते वो आगे को बढ़ गई। लंबे बालों को कर्ल करके कमर पर खुले छोड़े थे। हल्का फुल्का मेकअप था लेकिन रेड लिपस्टिक काफी वाज़ेह थी। ब्रीक से होंठों पर लगी रेड लिपस्टिक कैर बर्पा कर रही थी। ऊपर से इसकी हेज़र रंग आंखों ने बाकी कसर पूरी कर दी। आयशा और लीज़े ने खुदा से दुआ मांगती इसके पीछे बैर की जानिब निकल गई थी। आज इनके रिलेटिव के यहाँ शादी थी और वो सब लोग शादी पर जा रहे थे। बड़े तो पहले ही जा चुके थे, अब कज़न निकल रहे थे। गाड़ी में बैठती वो अपनी मंजिल की जानिब रवाना थे। आधे घंटे बाद वो सब लोग हॉल में दाखिल हुए थे, जहाँ पहले से काफ़ी लोग मौजूद थे। बेटा बच कर रहना वरना बेइज्जती बहुत होगी। महा खान ने आरजू खान का बाजू दबोचे से वार्न किया था, जिस पर वो माथे पर तिवारी डाले इसे घूरने लगी। तुम चुप करो, आगे चलो, दुल्हन को देखते हैं और फिर फोटो लेते हैं। आरजू उसका बाजू दबोचे आगे को बढ़ी थी। स्टेज के बिल्कुल करीब जाती वो परशोक नजरों से स्टेज पर बैठे दूल्हा दुल्हन को देखने लगी। मगर वहां कई नजरें ऐसी भी थी जो आरजू खान पर उठकर पलटना भूल गई थी, और उनमें से एक नज़र उसकी भी थी, मगर फ़र्क सिर्फ इतना था कि उसकी नज़रों में गुस्सा भरा पड़ा था। वो बड़े क्रूर से उठा और चलता हुआ बिल्कुल इसके बैग पर खड़ा हो गया। किसी की मौजूदगी में अपने पीछे शिद्दत से महसूस करते आरजू खान ने पलट कर देखा और फिर दूसरी लम्हे जैसे वो सांस लेना भूल गई थी। दानियाल सफ़ीर खान ने सख्ती से इसका दो दिया बाजू दबोचे से वहां से खींचते हुए बैर की जाने बढ़ने लगा। जब आरजू कटी डाल की तरह उसके साथ खींची जा रही थी, होश तो तब आया जब वो कुदरत एक खामोश कोने में इसे लाकर पटाख चुका था। ये क्या पहना है तुमने? गुस्से से सुर्ख होते चेहरे पर लहू रंग आंखें आरजू की हेजल आंखों में गाड़े वो सख्त कराख्त लहजे में बोला। आरजू कुछ पल के लिए घबरा गई थी। दिखाई नहीं देता आपको या अंधे हो गए हैं? आरजू अपना बाजू को सुलाते बोली, जहां दानियाल सफ़ीर खान की उंगलियों की छाप थी और वो हिस्सा सुर्ख हो रहा था। तभी तो सब लोग उसे मना कर रहे थे ऐसी ड्रेसिंग से। सब जानते थे कि दानियाल सफ़ीर खान को ऐसे कपड़े ज़हर लगते थे, वो भी जब कोई लड़की इन्हें सरेआम पहनकर गैर मर्दों के दरमियान निकल आती थी। ज़ुबान मत चलाओ, क्यों की है तुमने ऐसी ड्रेसिंग? बेहोश हो क्या तुम्हें दूसरों की नज़रों में आने का? गुस्से से भरी चलती सांसों के दरमियान वो ज़ब्त से बोला था। वहाँ मौजूद कई लड़कों की नज़रें जो ठहरी थी उस पर। हाँ है शौक, और कुछ अब मुझे जाने दे, यहाँ फजूल बातें सुनने नहीं आई। कितनी मर्तबा बोलूँ मुझसे मेरी चीज़ों से दूर रहें आप। मैं और आपकी मर्जी के मुताबिक हरगिज़ नहीं चलूँगी। आरजू खान बोली तो ज़बान से शोले टपका रही थी, और ऐसे ही शोले दानियाल सफ़ीर की आंखों से फूट रहे थे, जिनकी तपिश से आरजू को अपना आप यकदम जसलता महसूस हुआ। बकवास बंद करो अपनी चटाक पर की लड़की, तुम तमीज़ नाम की चीज़ तुम्हें छू कर नहीं गुजरी। अभी के अभी फ़ौरन घर वापस जाओ और चेंज करके वापस आओ। इसको बाजू दबोचे वो दांत खचाते बोला था। दानियाल सफ़ीर खान को अपने आगे चलती किसी की भी ज़बान ज़हर के मुतरादिफ लगती थी, और आरजू खान को दानियाल सफ़ीर खान ही ज़हर लगता था, जो हर वक्त पर बस हुक्म चलाना जानता था। बाजू छड़े मेरा और मैं कहीं नहीं जा रही, सुना आपने? अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश करते हुए वो फंकाड़ी थी। इसके लहजे में बगावत की बू थी, और वो दानियाल सफ़ीर खान का गुस्सा सवे नेजे पर पहुंचा गई। कोई बात नहीं, अभी चेंज हो जाएगी। लब बिंजे वो दबे दबे गुस्से से बोला, और फिर पास पड़े खाली टेबल पर धरा वैद पानी का जग उठाकर आरजू खान के वजूद पर अंडेल दिया। वो मुंह खोले एक गहरा सांस भरे गई। अब दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा जब्त का पैमाना छलके। जग वहीं गिरा
اس پر پھینکتی وہ آنکھوں میں تیش لیے بولا، جبکہ آرزو اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ یوں سیکو کہیں کہ جاہل شخص میں خون کر دوں گی تمہارا۔ وہ دانت پیستے انتہائی غصے سے اس کی جانب لپکی جب دانیال نے اس کی بلند آواز کو دبانے کو اس کے لبوں پر اپنے بھاری ہاتھ جمایا تھا۔ منہ بند رکھو، یہاں تماشا مت لگاؤ اور یہ بیہودہ کپڑے تبدیل کرو فوراً، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے نازک پھڑپڑاتے لبوں پر اپنی جرحانہ گرفتار مزید سخت کرتے وہ گھر آیا۔ آرزو ہزل آنکھوں میں غصے کی سرخی لیے سے گھور رہی تھی۔ "Now get lost from my sight and اور ہاں خبردار، اگر دوبارہ تم نے ایسی گھٹیا ڈریسنگ کی یا ایسی ڈریسنگ میں کسی کے سامنے گئی۔ اسے جھٹکے سے چھوڑتے وہ سائڈ سے ہوتا تنے چہرے سمیت وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے آرزو نے اپنے گیلے سراپے کو دیکھا۔ "جاہل شخص، اس کا بدلہ میں تم سے ضرور لوں گی۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو بدتمیز؟" حد سے زیادہ غصے میں وہ اس حال سے باہر نکل گئی۔ ساری ایکسائٹمنٹ جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ کتنی پیاری لگ رہی تھی وہ، مگر اس جاہل انسان نے سب بگاڑ دیا۔ عائشہ ماں اور لیزے نے اسے وہاں سے غصے سے باہر نکلتے دیکھا تو لبوں پر ہاتھ جماتے مسکراہٹ روکی تھی، کیونکہ دانیال سفیر انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ کہا بھی تھا اسے مگر نہیں، محترمہ ہمیشہ دانیال بھائی کے کہے کے الٹ کریں گی۔ لیزے نے نفی میں سر ہلاتے افسوس کیا تھا۔ جاہل شخص، سمجھتا کیا خود کو؟ اب ایسا حشر کروں گی تمہارا، دوبارہ مجھ سے الجھنے کی کوشش بھی نہیں کرو گے۔ غصے سے بولتے وہ اکیلی گھر میں چلتے جا رہی تھی۔ اس کی ہیل کی ٹک ٹک خاموش گھر میں گونج رہی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی 3rd فلور پر گئی تھی۔ بالکل آخر میں بنے ایک چھوٹے سے کمرے میں سے ایک چھوٹی سی بالٹی اور برش اٹھائے وہ باہر نکلی اور پھر 3rd فلور پر بنے 1st روم کا دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوئی۔ بہت ہوشیار بن رہے تھے نا دانیال سفیر خان، تم بھی پچھتاؤ کہ کس کے ساتھ الجھے ہو تم۔ دانت پیستے وہ اپنے آپ سے بڑبڑا کر بول رہی تھی۔ اس نے بالٹی میں برش ڈالا اور ہلکے گلابی رنگ کا پینٹ برش کا لگایا اور آرزو خان نے برش کی اس دیوار پر گرا پروٹ پر گھما دیا۔ پھر اس نے دانیال کے بلیک تھیم روم کو ہلکے گلابی رنگ میں جگہ جگہ سے تبدیل کر دیا۔ ہتھی کے پینٹ فرش پر ٹھوکر آ کر ذریعے گراتے اب وہ کمر پر ہاتھ ٹکائے اپنے کارنامے کو ملا خط کر رہی تھی۔ تم نے تو مجھ پر پانی گراتے میری فیورٹ ساڑی خراب کی تھی نا، اب دیکھ لو انجام۔ ہاتھ سے ندیدہ گرد جھاڑتے وہ خوشی ہوتی کمرے سے باہر نکلی۔ جلدی سے اپنے روم میں جاتی وہ فریش اور کمفرٹیبل میں گھستی موبائل لے کر بیٹھ گئی، جہاں ماں سے مختلف پوز میں پکس بھیج رہی تھی۔ وہی ان پک میں سے ایک میں پک میں دانیال سفیر خان بھی ان کے ساتھ تھا، لیکن اس کے چہرے پر وہی ازلی سنجیدگی تھی اور آرزو کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ اس نے دانیال کی پک پر کراس کا نشان لگا کر واپس مہک کو بھیج دیا اور موبائل سائڈ پہ رکھتی سونے کو لیٹ گئی، کیونکہ وہ جو کر چکی تھی اس کا انجام تو صبح بھگتنا تھا، لیکن وہ تو صاف مکر جائے گی، بالکل نہیں مانیں گی۔ آرزو خان کہیں نہ کہیں خوف میں بھی مبتلا تھی، کیونکہ دانیال سفیر خان غصے کا بہت تیز تھا اور جب وہ انسلٹ کرتا تو کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا۔ تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا اور اب وقت آ چکا ہے میں تم سے تمہارا سب کچھ چھین لوں۔ وہ دیوار پہ لگی تصویر کو دیکھتے آنکھوں میں شفقت بھرے بولا، ساتھ ہی ایک سکی لبوں سے خارج ہوئی تھی۔ تم نے بہت غلط کیا میرے ساتھ، 11 سال انتظار کیا میں نے اس پل کا کہ تمہیں برباد کرنے کا۔ فیض خان، وہ غصے سے دیوار پہ لگی تصویر کو اٹھائے سے زمین پر پٹختے بولا، جس سے وہ کرچیوں میں بکھر گئی۔ بہت عزیز تھی نا تمہیں تمہاری بیٹی، اب میں اسی بیٹی کو تکلیف دوں گا۔ فیض خان، تم بس دیکھتے جاؤ۔ وہ شیشے کی کرچیوں کے درمیان سے اس شخص کی تصویر باہر نکالتے سرد برفیلے لہجے میں بولا۔ اس درمیان اس کی انگلیاں زخمی ہوتے لہو ٹپکنے لگی تھی، اس کا خون شیشے کے ٹکڑوں پر پڑنے لگا، لیکن وہ بے پرواہ بنا اس تصویر کو فولڈ کیے پاکٹ میں سے لیٹر نکالے، اس میں آگ لگاتے اس سے اٹھتی آگ کی لپٹوں کو دیکھنے لگے تھے۔ اس سے کئی زیادہ آگ اس کے سینے میں بھانڈے کی طرح جل رہی تھی، جسے بجھانے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا اور وہ تھا انتقام۔ الیگزینڈر دروازے پہ ہوتی دستک پر مقابلے نے سر تاثر چہرے پہ سجائے دروازے کی جانب دیکھا۔ دروازہ کھولے بغیر ہی اس نے ہنکار بھرا، وہ ایک بری خبر ہے۔ دروازے کے دوسری پار شخص نے ذرا جھجکتے ہوئے یہ کہا، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اس کا کیا ڈھاتے غصے کو۔ کیا ہے؟ الیگزینڈر پھر سے تھر چہرہ لیے بولا، وہ فیض اب اس دنیا میں نہیں ہے، وہ مر چکا ہے 2 سال پہلے ہی۔ مقابلے نے لڑتی سہمتی آواز میں بتایا تھا۔ دوسری جانب الیگزینڈر کی آنکھوں میں خون اترا تھا، جبڑے بھیجے وہ بس سرد نظروں سے دروازے کو گھور رہا تھا۔ تو اس کی فیملی کو ڈھونڈو، مجھے کسی بھی قیمت پر کوئی ایک ایسی ذات چاہیے جسے تڑپانے سے صفیہ فیض خان کی جان حلق میں اٹک جائے۔ اب وہ سنگار لبوں میں دبائی اس کی دھواں ہوا میں چھوڑتے بولا، اس کے لہجے میں چھپی ثقافت کو محسوس کرتے دوسری جانب کھڑے آدمی نے اپنا حلق تر کیا۔ اوکے، وہ بولتی ہوئی وہاں سے نکل گیا۔ الیگزینڈر نے اس تصویر کو راگ کو دیکھا، بہت ہوشیار نکلے تم، لیکن تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنی آسانی سے سب بھول جاؤں گا؟ نہیں، میں طوفان برپا کر دوں گا ان زندگیوں میں جن کی خاطر تم نے میری زندگی مجھ سے چھینی۔
सिगार यूं ही उंगलियों में दबाए वो कई लम्हे इस राख को घोरता रहा। खती के सिगार ने की उसकी उंगलियां जला दी। जब उसने सख्ती से जलती सिगार को मुट्ठी में भींच लिया। मुझे दर्द देने वाले मर जाया करते हैं। लब भींचे वो सफाकियत की इंतहा को पहुंचा था। उसके सर पर एक ही भूत सवार था जो उसे हैवान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था, और वो था इंतकाम, जो अब वो सफिया पैर से लेना चाहता था। फिरोज फिरोज दानियाल सफीर खान की दहशत से लबरेज आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। वो घर के मुलाजमा को चीख कर पुकार रहा था। इसकी आवाज़ सुनते सब लोग हड़बड़ा कर बह निकले। आरजू भी आंखें मसलती दुपट्टा कंधे पे डाले बह निकली थी। ये किसने किया? फिरोज को कैर बरसती नजरों से देखते गुस्से के बाद मुश्किल बोल पाया था। आरजू का दिमाग एकदम बेदार हुआ था। वो लब भींजे मुस्कुराहट छुपा गई। दनियाल सफीर खान का तपा तपा चेहरा आरजू के दिल को ठंडक पहुंचा रहा था। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, किसकी इतनी जुर्रत हुई मेरे रूम का हशर बिगाड़ने की? गुस्से के बाद तनी रगे लिए वो बोला, जिससे इसकी गर्दन की हरी नीली नस से उभरने लगी। फिरोज ने सहम कर इसे देखा और अब सब हैरानगी से आगे बढ़ते उसका कमरा देखकर हक्का बक्का होते पैर निकलते जा रहे थे, और आरजू ने भी बिल्कुल अनजानपन में उसके कमरे को देखा। मुझे नहीं पता छोटे साहब, फिरोज बेचारी लड़खड़ाती जबान में बोला। दानियाल सफीर खान ने एक चुपती नजर आरजू के वजूद पर डाली। गुस्सा हाथ से बढ़ रहा था। मैं आखिरी बार पूछूंगा, ये सब किसने किया? अगर वो सामने ना आया तो फिर जो सजा मैं दूंगा वो सारी जिंदगी याद रखेगा। दानियाल ने उंगली उठाकर इन सबको वार्न किया था। यंग जनरेशन हलक तक के वहाँ खड़ी थी। नहीं बताओगे तो आज से तुम सबका बैठ जाना बंद। ना तुम कॉलेज जाओगे ना यूनिवर्सिटी, पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं। दानियाल ने जबड़े पीछे हुक्म सर्द किया। आरजू मुंह बिगाड़ कर रह गई। वहाँ आयशा, आरजू, अली सर झुकाए खड़े थे, जबकि बाकी सब नीचे वाले फ्लोर पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। लीजी ने नीचे से आरजू की पोस्ट को खोला। पर भाई मेरा बहुत अहम टेस्ट है। आयशा मनमनाई थी। उसकी आंखों में पल में आंसू भर गए। तो फिर जिसने ये किया वो खुद बता दे। दानियाल ने मोबाइल पॉकेट से निकालते कुछ बटन प्रेस किया। आरजू ने सर उठाकर उसके हर दर्जे सुर्ख होते चेहरे को देखा रहा तो वो बहुत धड़ल्ले से बोल रही थी कि वो से नहीं डरती, और अब उसे इतने गुस्से में देखकर आरजू की सीटी गुम हो हुई थी। लेकिन आयशा को रोते देखकर वो आगे बढ़ गई। मम मैंने किया ये, आरजू बेखौफ रहने की कोशिश करते बोली, मगर फिर भी जबान लड़खड़ा गई। दानियाल ने आंखें के इशारे से बाकी सबको वहां से जाने को कहा, और आरजू का हाथ छगड़े वो अपने रूम में दाखिल हो गया था। छोड़ो मेरा हाथ, मैं ये सब साफ कर दूंगी, आरजू अटकते लहजे में बोली, क्योंकि दानियाल की गिरफ्तार उसे अपनी कलाई पर इतनी सख्त महसूस हो रही थी कि इससे अपनी हड्डियां टूटती महसूस हुई। दानियाल ने इसे वॉशरूम में लाते ठंडे पानी का शॉवर ऑन कर दिया, और आरजू को इसके नीचे पटाखा था। वो तन्ने चेहरे समेत उसके कांपते वजूद को देख रहा था। याद रखना, तुम्हारी हर बेवकूफ़ी का जवाब देना मुझे अच्छे से आता है। अब यहाँ से बैठ तभी निकलोगी तुम जब तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाए। दानियाल ने शावर की स्पीड मजीद बढ़ा दी। जनवरी की सर्दी में ठंडे पानी के नीचे खड़े आरजू के 14 तबक रोशन हुए थे। वो गहरे गहरे सांस पा रही थी। सर्दी ने पल में उसकी अकड़ तोड़ दी थी, जबकि वो लापरवाह सा बना दीवार के साथ टेक लगाए बाजू सीने पे फोल्ड किए मोबाइल में न जाने क्या देख रहा था। आरजू खान गहरे सांस भरती इस शख्स को देखने लगी। इसकी आंखों से आंसू गिरते पानी के साथ मिलते फर्श पर गिरने लगे। वजूद कपला उठा और होंठ यकदम ही नीले पड़ने लगे थे। सर सॉरी, वो लड़खड़ा कर बोली। दानियाल ने अबरू उचकाकर उसे देखा। सॉरी, अटकते लहजे में उसके नीले पड़ते लबों से बामुश्किल लफ्ज़ अदा हुए थे। आरजू के इस वक्त वो शख्स पत्थर दे लगा जो कितने पुरसुकून अंदाज में खड़ा था। ये जानती हुई अभी कितनी सर्द पानी ने आरजू को जमा कर रख दिया था। दोबारा मुझसे लुझने से पहले 100 बार सोच लेना ज़रूर। आरजू खान, मैं बार बार माफ़ कर देने का कायल नहीं हूँ, अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसकी आंखों में अपनी सर्द आंखें गाड़े वो लफ्ज़ों को चबा चबा कर अदा करते बोला। आरजू नम आंखों से वहां से निकली, मगर कदम आगे बढ़ने से इनकारी थी। वो बुरी तरह कांप रही थी, मगर मजाल थी कि वो शख्स उसे सहारा ही दे देता। वो भी उसके कमरे के पास में पहुंची थी जब दानियाल ने उसे पुकारा। आरजू खान ठहर गई, लेकिन पलटी नहीं थी। अपना आप संभाल कर चलो लड़की। गुस्से से तने चेहरे समेत उसने बेड से अपनी मर्दाना शाल उठाकर आरजू खान के ऊपर फैला दी। आरजू ने साकित मगर गुस्से से लबरेज नजरों से उसे देखा। दफा हो जाओ अब। वो आरजू के सामने से हट गया और आरजू लड़खड़ाते कदमों समेत अपने रूम में पहुंची थी, जहां अपनी माँ को देखते वो भाग कर उसके गले लगी थी। देखिए आपके जाहिल भतीजे ने क्या किया मामा। वो रुखसा बेगम के गले लिपटी रो दी। रुखसा बेगम ने उसे खुद से जुदा करते बेड पे बिठाया। वो गलती तुम्हारी भी थी ना, मना किया था ना लीजा ने तुम इसे वो साड़ी मत पहनो, मगर तुमने नहीं मानी। जानती तो हो दानियाल को ये सब नहीं पसंद, ऊपर से तुमने उसके कमरे का क्या हशर कर दिया।
रुखसारा बेगम अलमारी से उसके कपड़े निकालते साथ साथ बोल रही थी। आरज़ू ने लब एक दूसरे में पोस्ट किए, माँ के हाथों से कपड़े लिए। हाँ, मैं भूल गई थी, वो आपका लाडला फरमेदार भतीजा है, मैं भूल गई थी। वो पैर पटाखती वॉशरूम में घुस गई थी, जबकि रुखसार बेगम ने पीछे नफ़ी में सर हिलाया और वहाँ से बाहर निकल गई। वो लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे और दानियाल सफ़ीर खान सबसे बड़ा था, इसलिए वो सब पर ही एक ही खास रौब रखता था। मगर आरज़ू खान हमेशा वही करती थी जो दानियाल सफ़ीर खान को नापसंद, और जो दानियाल को नापसंद होता वो आरज़ू खान को ज़रूर पसंद होता था। कॉलेज आ रही हो क्या? स्पीकर से बढ़ती आवाज़ पर आरज़ू खान ने बुरा सा मुँह बनाया था। हाँ, आ रही हूँ। पता नहीं मुझे इतना पढ़ के क्या बनाना है इन्होंने। आरज़ू दांत पीसते बालों में ब्रश करते बोली। एक तो सुबह-सुबह ठंडे पानी से उसकी अच्छी खासी तवज्जो कर दी थी और अब इसे यूँ फ़ील हो रहा था जैसे उसे बुखार होने वाला। अच्छा सुनो ना, दूसरी जानिब उसकी बेस्ट फ्रेंड मरवा की आवाज़ गूंजी, जिसमें चांदनी छलक रही थी। आरज़ू ने मोबाइल को शक की नज़रों से कोरा, क्योंकि मरवा मैडम इसे कभी इतनी इज्जत नहीं देती थी। सुनाओ जी। बालों की पोनी टेल बनाए आरज़ू ने इसे आईब्रो उचका जैसे वो सामने हो। तुम अपने इस कज़न के साथ आना प्लीज़। दूसरी जानिब मरवा लब दांतों तले दबा कर बोली। उसकी बात सुनते आरज़ू के ज़हन में पल में सवा का सारा वाक़या घूम गया। उसने दांत पीसते गुस्सा ज़ब्त किया तो इज़्ज़त की ये वजह थी। डूब के मर जाओ तुम। मुझे लगा था तुम मुझे मिस कर रही होगी। इतना ही शौक है ना तो ऐसा करो, उस दानियाल के बच्चे को किडनैप करवा लो। कसम से 1 रुपया भी नहीं देना बेशक। आरज़ू तड़ाक कर बोली। मरवा की बात सुने इसे चिढ़ मची थी, क्योंकि मरवा मैडम को दानियाल सफ़ीर खान किसी शहज़ादे से कम नहीं लगता था। तुम तो बेअक्ल और बदतमीज़ लड़की। कितना हैंडसम है वो, जब एक नज़र संजीदगी से देखता है दिल धड़क जाता है, कसम से। मरवा हसरत से बोली। इसकी बात पर आरज़ू ने गंदा सा मुँह बनाया था। हाँ, एक बार स्टाइल की पाबंदियाँ भी देख लो, फिर मैं देखती हूँ किस तरह तुम्हें हैंडसम लगता है, और ऊपर से इसकी हाइट उसे देखने के लिए किसी टेबल पर चढ़ना पड़े। आरज़ू गले में पट्टी सट किए बोल रही थी। इसकी बातों में साफ दानियाल सफ़ीर खान के लिए नापसंदीदगी थी, जिस पर मरवा माथा पीट के रहेगी। और तुम तो बता रही थी तुम्हारी बात पक्की होगी, मंगनी होने वाली है, तुम्हारी कुछ शर्म हया कर लो तुम। आरज़ू ने मोबाइल उठाकर कान को लगाया। दूसरी जाने मरवा ने दांतों तले लब दबाए। हाँ तो उसमें क्या है, मेरा क्रश है वो और हमेशा रहेगा, मरवा ने आम से लहजे में कहा, जिसे सुनते आरज़ू ने गुस्से से फ़ोन कान से हटाए, फ़ोन को कोरा। अल्लाह करे इस क्रश की वजह से तुम क्रश हो जाओ। आरज़ू ने नहुअत से कहते फ़ोन को कटक से बंद किया और अपने ऊपर शाल लपेट ली। एक नज़र बेड पर पड़ी दानियाल खान की शाल को देखा और आरज़ू का दिल किया इस शाल को आग लगा दे। वैसे भी अभी उस चीज़ का बदला बाकी था जो दानियाल उसके साथ सुबह कर चुका था।